नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो ताकि चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। आज हम लोग बात करेंगे अगले क्या क्या प्रावधान हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। यानी हम लोग बात कर चुके हैं किस प्रकार से योग्यताएं होती हैं, किस प्रकार से आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायती राज संस्थाओं में। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। किस राज्य ने इस आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है और सबसे पहला कौन सा राज्य है उनके बारे में हमने बात की है। और कौन सा संविधान संशोधन महिलाओं को 50% आरक्षण के बारे में लाया गया है संसद के द्वारा, उसकी हम लोग बात कर चुके हैं। और क्या क्या कार्य होते हैं पंचायती राज संस्थाओं के, कितने कार्य होते हैं, कहाँ पर इनका उल्लेख देखने के लिए मिलता है, उसकी हम लोग बात कर चुके हैं। और उसके बाद हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि कितने कार्य पंचायती राज संस्थाओं के लिए होंगे, इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, उसकी हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि पंचायती राज में किस प्रकार से वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कौन से आर्टिकल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का, और कौन इसका गठन करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, कौन इसका गठन करता है, कितने सदस्य राज्य निर्वाचन आयोग में होते हैं, क्या कार्य है निर्वाचन आयोग का। और उसी के साथ हम लोग बात कर लेंगे 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। वीडियो कंप्लीट ही देखा करो, उसमें पक्का आपको सीखने के लिए मिलेगा। आज ये कोशिश रहेगी कि लास्ट वीडियो हो, ये जो अपना टॉपिक चल रहा है उन सभी का लास्ट वीडियो होगा ये। फिर एक वीडियो हम लोग ऐसे बनाएंगे जिसमें मैं आपके लिए एक्ट लिखवा दूंगा। जैसे पर्यावरण संरक्षण एक्ट की हम लोग बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये कब लाया गया उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, कब इसको लागू किया गया उन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। चाहे आरटीआई हो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, भ्रष्टाचार अधिनियम हो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, रासुका हो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लाया गया उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, सिविल राइट के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो ऐसे जो प्रावधान हैं जो एक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी की हम लोग बात कर लेंगे। तो हम लोग अब सिर्फ पढ़ाई की ही बात करेंगे, जो बात बताने की थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब कंप्लीट हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से आप लोग बोर्ड पर देखना और चीज़ें आप लोग समझना, और वीडियो आप लोग देखा करो कंप्लीट ही, क्योंकि वहाँ पर सीखने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही और नई चीज़ें भी आपको पता लगेंगी कि नई चीज़ें कैसे एग्ज़ाम में वहाँ पर सवाल हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राज्य वित्त आयोग, और उससे पहले हम लोग बात करते हैं 74वें संविधान संशोधन की। 74वें संविधान संशोधन की हम लोग बात करें, 74वें संविधान संशोधन 1992, यदि हम लोग बात करें तो इसको लागू करने की बात करें तो 1993 में इसको लागू किया गया था। और इसकी सहायता से कितने या इसके माध्यम से कितने आर्टिकल जोड़े गए थे, तो आर्टिकल नंबर 243 ओ से आर्टिकल 243 से 243 ओ तक तो हम लोग कहाँ पर पढ़ चुके हैं,
ये पढ़ चुके हैं पंचायती राज संस्थाओं के लिए, जो देखने के लिए मिलता है पंचायतों के संबंध में 73वां संविधान संशोधन। और यदि हम लोग बात करें 74वां संविधान संशोधन, तो यह मिलता है नगर पालिकाओं के लिए, नगर पालिकाओं के लिए। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद यहाँ 243 पी से लगा करके 243 जेड जी तक यहाँ पर प्रावधान इसका किया गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यदि हम लोग बात करते हैं कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो अनुसूची 12 यहाँ पर जोड़ी गई थी। अनुसूची 12, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अनुसूची की हम लोग बात करें तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 12। और यदि हम लोग बात करते हैं भाग की, कौन सा भाग जोड़ा गया था, तो भाग 9B यहाँ पर जोड़ा गया था इसके माध्यम से। अब यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 243I तथा आर्टिकल 243Y के माध्यम से वित्त आयोग का या इनमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग की हम लोग करते हैं बात, और कौन सा वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग की हम लोग बात करें तो इसका प्रावधान, वित्त आयोग, इसका प्रावधान अनुच्छेद 243I तथा अनुच्छेद 243Y, और जो अनुच्छेद 243Y के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 243I तथा अनुच्छेद 243Y के वाई में किया गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके गठन की, कि इसका गठन कौन करता है, तो इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करें कि इसमें कितनी सदस्य संख्या होगी, इसका क्या संविधान में उल्लेख किया गया है या फिर नहीं, तो इस बात को आप लोग याद रखना। राज्य वित्त आयोग के लिए कितनी सदस्य संख्या होगी, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो इसकी सदस्य संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में नहीं किया गया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसके कार्य की हम लोग बात करें तो इसका कार्य होता है, जो भी राज्य की संचित निधि है, जिस भी राज्य में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, उसमें जो राज्य की संचित निधि है उससे धन का बंटवारा नगर पालिकाओं और नगर पंचायत, और उसके बाद जो पंचायती राज हैं, ग्राम पंचायत, उनमें धन का बंटवारा किस आधार पर होना चाहिए, उसके संबंध में सुझाव देने का कार्य किसका होता है, राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है। तो क्या कार्य है इसका? कार्य राज्य की संचित निधि से
संचित निधि से दिए जाने वाले धन को, इसका कार्य राज्य की संचित निधि से दिए जाने वाले धन को किस आधार पर वितरित किया जाएगा उसके संबंध में सुझाव देने का कार्य करता है। उसके संबंध में सुझाव देने का कार्य करता है। देने का कार्य करता है। और किसमें धन का बंटवारा होगा? जो भी पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगर पालिकाएं हैं उनके बारे में धन को किस आधार पर या किस प्रकार वितरित किया जाए, किस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा उनको धन दिया जाए, उसके संबंध में सुझाव देने का कार्य करता है राज्य वित्त आयोग। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे के प्रावधानों की। तो उसके संबंध में सुझाव देने का कार्य करता है। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और कार्य की हम लोग बात करें कि और कार्य इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों को करता है, या राज्यपाल के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, कार्य इनको दिए जाते हैं राज्य वित्त आयोग को, उन कार्यों को करने का कार्य भी किसका होता है? राज्य वित्त आयोग का। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं राज्य वित्त आयोग के संबंध में। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की। उसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? राज्य वित्त आयोग, सॉरी राज्य वित्त आयोग नहीं, राज्य चुनाव आयोग की हम लोग बात करते हैं। वित्त आयोग की हम लोग बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग की, कि राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किस प्रकार किया जाता है और किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो पानी मैं आपके लिए पी लेता हूँ। और आप भी पानी खूब पिया करो ताकि पढ़ाई करने में एनर्जी आपके पास बनी रहे। राज्य चुनाव आयोग की हम लोग बात करें तो इसका प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? तो अनुच्छेद 243 के इसमें राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग का
प्रावधान प्रावधान किया गया है किया गया है। ऐसा प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? अनुच्छेद 243 के में। और यह आयोग एक सदस्यीय संस्था है और इसके अध्यक्ष को राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। आयुक्त कहा जाता है। जो भी राज्य निर्वाचन आयुक्त का अध्यक्ष होगा उसको राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाएगा। और इसकी नियुक्ति की हम लोग बात करें या पहले हम लोग बात करें इसकी योग्यताओं की, तो इनकी योग्यताओं की हम लोग बात करें कि किसको निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा। तो संविधान में इनकी योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो भी होते हैं उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ऐसा प्रावधान भी देखने के लिए मिलता है। तो संविधान में इनकी योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ किया गया है कि प्रशासनिक सेवा के जो भी अधिकारी होते हैं उनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। किस प्रकार इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इस बात को आप लोग याद रखना। और हम लोग इनके कार्यकाल की बात करें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल को संविधान में नहीं प्रावधान किया गया है। यानी इनके कार्यकाल के बारे में संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। तो इनके कार्यकाल को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
हालांकि हम लोग यहाँ पर बात करें जैसे वित्त आयोग का गठन किया जाता है केंद्र स्तर पर, सेम उसी के माध्यम से यहाँ पर इसकी पूरी प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है। पर स्पेशल राज्य वित्त आयोग के लिए कार्यकाल निर्धारित नहीं है। यदि हम लोग बात करते हैं केंद्रीय वित्त आयोग की, जो आर्टिकल 280 में दिया गया है, वहाँ पर कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उसका गठन वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और यहाँ राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसके अगले प्रावधान की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और वीडियो को आप लोग शेयर अवश्य किया करो ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ें और उनको भी सीखने के लिए मिले। कंप्लीट हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। यदि आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि उस पॉइंट के बारे में बात की जाए अलग से, तो वहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ऐसा कोई सवाल बनेगा नहीं जो एग्ज़ाम में आए और आप लोग ना कर पाओ, क्योंकि हमने इतने अच्छे से इसको पढ़ा है, बहुत अच्छे लेवल से। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, इनको यदि हटाया जाता है, यानी कार्यकाल के बारे में तो प्रावधान नहीं किया गया है, यदि इनको हटाया जाता है तो किस विधि से इनको हटाया जाएगा, उसके बारे में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो अनुच्छेद 243 के इसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाता है, उसी विधि से हटाया जाता है, जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, यानी उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इनको हटाने के संबंध में ये प्रावधान किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि और इनके कार्य क्या हैं, कार्य इनके द्वारा कौन कौन से किए जाते हैं। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर समझो। पहले कार्य की हम लोग बात करेंगे, कार्य क्या हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान दो, पहले जैसे हम लोग यहाँ पर बात करें राज्य निर्वाचन आयोग और दूसरा है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। यदि हम लोग इन दोनों में अंतर की बात करें तो सबसे पहला और बड़ा अंतर क्या है, इनके कार्यों के संबंध में हम लोग यहाँ पर देखने के लिए क्या प्रावधान मिलता है। जो भी, चाहे एमपी के चुनाव हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के चुनाव हों, चाहे लोकसभा के, चाहे राज्यसभा के, उन सभी को कराने का कार्य किसका होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का होता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद राज्य की विधानसभाओं के
एमएलए का चुनाव, जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं या फिर एमएलसी जो होते हैं, उन सभी का चुनाव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, इन सभी का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव भी किसके द्वारा करवाया जाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, कराया जाता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं कराया जाता। इस बात को आप लोग याद रखना, ये बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब मैंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग आपको पढ़ाया है तो वहाँ पर भी इसके बारे में बात की है, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देखिए। बाकी राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में तो आप लोग यहाँ ही पढ़ सकते हैं। यदि सीखना है तो आप लोग देख सकते हैं जाकर के वीडियो। बाकी ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको तुरंत देखनी है। यदि आपको लगता है कि एग्ज़ाम में सवाल हमें करने हैं तो वहाँ पर आप लोग जाकर देखो उसको। ध्यान दो कार्य की, तो इनका कार्य क्या है? यह पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं के चुनाव को करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद मतदाता सूची तैयार करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? जो भी ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं वो सभी चुनाव किसके द्वारा कराए जाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। और नगर पालिका के सभासद के चुनाव होते हैं, उन सभी को कराने का कार्य किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि और क्या प्रावधान इनके बारे में देखने के लिए मिलता है, तो मतदाता सूची तैयार करने का कार्य भी किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का। केंद्रीय स्तर पर अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है और जबकि राज्य स्तर पर अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है। तो आपने देखा होगा कि एक वोटिंग ग्राम प्रधान के में आपका नाम कभी कभी नहीं आ पाता है, जबकि जो एमपी और एमएलए के चुनाव होते हैं उनमें आपकी वोटिंग होती है, आपका वोट वहाँ पर होता है। तो ये अलग अलग सूची तैयार की जाती हैं अलग अलग आयोग के द्वारा। तो वहाँ पर आप लोग कभी कभी आपका नाम हट भी जाता है और कभी कभी दोनों में आ भी जाता है। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कौन मतदाता सूची तैयार करता है, राज्य निर्वाचन आयोग भी और केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी, पर वो दोनों अलग अलग के लिए होते हैं। तो मतदाता सूची तैयार करना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। तो ये सारे प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। और भी हम लोग अभी बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 243H की, तो वहाँ पर उनको ये प्रावधान दिया गया है कि जो ये संस्थाएं हैं यह भी कर लगा सकती हैं, उनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 243H। क्या प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलता है?
इन संस्थाओं को भी कर लगाने की शक्ति प्राप्त है या फिर दी गई है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 243H में। उसके बारे में यहाँ प्रावधान किया गया है। और अब हम उनकी बात कर लेते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जहाँ पर 73वां संविधान संशोधन विधेयक लागू नहीं होता है। नागालैंड या फिर मेघालय या फिर मिज़ोरम, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इन कौन से राज्यों में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं होता है। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग उन राज्यों की बात कर लेते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और वीडियो आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। और फ्री में वीडियो आपको नहीं देखना है। फ्री का मतलब है आपको लाइक वीडियो को करना ही है। बाकी इतना अच्छा कंटेंट आप लोग देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ऐसा कंटेंट मुश्किल ही आपको फ्री में मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो फ्री में आपको पढ़ा सकता हूँ। और भी हैं, बाकी सारी फैकल्टी बहुत अच्छी होती हैं, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, बेकार कोई नहीं है। तो इसलिए आप लोग जिससे भी पढ़ो कंप्लीट ही पढ़ा करो, ताकि वह आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। इस बात को आप लोग याद रखना। तो अब हम लोग बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं होता, या इसके माध्यम से कहाँ पर किन राज्यों में चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन, तो इसके प्रावधान कहाँ पर लागू नहीं होते हैं। इसके प्रावधानों के तहत नागालैंड, मेघालय तथा मिज़ोरम राज्य में चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। इस बात को भी आप लोग यहाँ पर याद रखना। इसके प्रावधानों के तहत नागालैंड में, मेघालय में और मिज़ोरम में चुनाव नहीं कराए जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऐसे और कौन से स्वायत्त शासित क्षेत्र हैं जहाँ पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो ये प्रावधान तो हैं जहाँ 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से चुनाव नहीं करवाए जाते, और बाकी ऐसे कौन से प्रावधान हैं जहाँ यह प्रावधान लागू नहीं होते। तो कौन से हैं?
पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र तथा मणिपुर के स्वायत्त शासी क्षेत्रों में यह प्रावधान लागू नहीं होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग क्षेत्र है और मणिपुर के जो स्वायत्त शासित क्षेत्र हैं वहाँ पर यह प्रावधान लागू नहीं होते हैं जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से लिए गए हैं या फिर 73वें संविधान संशोधन में शामिल होते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक समिति की बात कर लेते हैं कि इनके संबंध में यदि जिला स्तर पर जो भी योजना बनाई जाती है उसके बारे में या उसके संबंध में कौन सी समिति बनाई जाती है, तो जिला नियोजन समिति बनाई जाती है। और जिला नियोजन समिति आर्टिकल 243 जेड डी के अनुसार बनाई जाती है और उसमें नगर पालिकाओं के द्वारा और जो भी जिला पंचायत सदस्य होते हैं उनके द्वारा 4/5 सदस्यों को यहाँ पर चुना जाता है जो जिला नियोजन समिति में शामिल होते हैं, जो ज़िले के लिए योजनाएं बनाने का कार्य करते हैं। जो भी ज़िले के गांव हैं वहाँ पर उनके संबंध में योजनाएं बनाने का कार्य किसका होता है, जिला नियोजन समिति का। और जिला नियोजन समिति में सांसद और उसमें जो भी विधानसभा हैं उनमें से कोई एक विधायक जिला नियोजन समिति में शामिल सदस्य के रूप में होता है। यानी सांसद तो शामिल होगा ही होगा और उस विधानसभा में उस ज़िले में जो भी विधानसभा हैं उनमें से कोई एक विधायक वहाँ पर शामिल होगा सदस्य के रूप में, जो योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शामिल होंगे। तो जिला नियोजन समिति का गठन किया जाता है और किसके लिए, योजना बनाने के लिए। उस बात को याद आप लोग रखना। तो कौन सी समिति, जिला नियोजन समिति। इसका गठन अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार किया जाता है। बाकी सारे प्रावधान मैं आपको बता चुका हूँ। लिखना चाहो तो आप लोग लिख भी सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में तो आप लोगों को लिखना ही है। और एक वीडियो हम लोग बनाएंगे जो अपने एक्ट हैं उनके बारे में, और वहाँ से सवाल एग्ज़ाम में बनेंगे। तो वहाँ पर उनको भी आप लोग देखना। और यदि आपको लगता है किसी और पॉइंट पर बात की जानी चाहिए तो वहाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। और संविधान की कंप्लीट 100 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी हैं उनको तो आप लोग देखिए। बहुत बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप लोग देखो उसको यदि आपने नहीं देखा है तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।